नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी के सिलेबस एक बार दिखा दूं मैं। आपके जीआईसी के सिलेबस में उर्दू सहाफ़त के बाद में उर्दू सहाफ़त मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन उर्दू सहाफ़त मैं 2 दिनों बाद पढ़ाऊँगा। उर्दू ड्रामा में पढ़ा रहा था 9 नंबर पे, आप देखिए 9 नंबर उर्दू ड्रामा। तो कल हमने ड्रामा का आगाज़ व इर्तिका बताया था। आज अमानत लखनवी का एक ड्रामा है इंद्र सभा। अमानत लखनवी का ये ड्रामा इंद्र सभा आपके जीआईसी के उर्दू सिलेबस में मौजूद है। तो अमानत लखनवी का जो इंद्र सभा ड्रामा है, इस ड्रामे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं। आगा हसन अमानत लखनवी। चूँकि ये जो ड्रामा है इंद्र सभा, ये ड्रामा लिखा गया था आगा हसन अमानत लखनवी के ज़रिए। तो ड्रामा पर आने से पहले आगा हसन अमानत लखनवी के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है कि नाम सैयद आगा हसन था। नाम इनका क्या था? सैयद आगा हसन। और तखल्लुस अमानत, फिर उस्ताद। मतलब पहले तखल्लुस अमानत था, उसके बाद फिर उस्ताद तखल्लुस ये इस्तेमाल करने लगे। पूरा नाम इनका यही था, सैयद आगा हसन। तखल्लुस अमानत था और फिर उसके बाद में उस्ताद। अगला पॉइंट है कि अमानत लखनऊ में 1231 हिजरी। कब? 1231 हिजरी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में पैदा हुए। एक एक पॉइंट देखते चलिए। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पॉइंट हम बताएंगे। आगा हसन अमानत लखनवी और इनके जो ये ड्रामा है इनका इंद्र सभा, इसके बारे में। तीसरा पॉइंट है, दूसरा था कि अमानत लखनऊ में 1231 हिजरी में पैदा हुए। तीसरा पॉइंट है अमानत का इंतकाल 28 जमादिल अव्वली 1275 हिजरी को लखनऊ में हुआ, 44 साल की उम्र में। पैदाइश कब हुई थी? 1231 हिजरी में। और इंतकाल कब हुआ था? 1275 हिजरी में। मतलब कितना साल हो गया? 31 और 44 75 होता है। तो 75, 31 और 44 75 होता है। तो 44 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। कहाँ हुआ? लखनऊ में। पैदा कहाँ हुए थे? लखनऊ में। तो पैदा भी लखनऊ में ही हुए और इंतकाल भी लखनऊ में ही हुआ। हालांकि 44 साल की उम्र में ही इंतकाल हो गया था इनका। तो अगला पॉइंट है कि अमानत के बुज़ुर्ग ईरानी थे। इनके जो बाप दादा परदादा थे, बुज़ुर्ग थे, वो ईरान से आए थे, ईरानी थे। इनके जद अमजद शहीद मस्जिद में रहते थे, जिन्हें इमाम रज़ा के रोज़े की कलीद बरदारी का शर्फ हासिल था। एक एक चीज़ समझते चलिए, एक एक चीज़ समझते चलिए। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं कि अमानत के बुज़ुर्ग ईरानी थे, इनके जद अमजद शहीद मस्जिद में रहते थे। अमजद शहीद मस्जिद में रहते थे, जिन्हें इमाम रज़ा के रोज़े की कलीद बरदारी का शर्फ हासिल था। खैर ये लाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि इनके बुज़ुर्ग कहाँ के थे? ईरानी थे। अगला पॉइंट है कि अमानत ने 15 साल की उम्र से शायर कहना शुरू कर दिया। 15 साल की उम्र से, 15 साल की उम्र से इन्होंने शायर कहना शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट है कि अमानत ने अपनी शायरी की इब्तदा नोहे और सलाम से की थी और फिर गज़ल की तरफ माइल हुए थे। ठीक है, शायरी की इब्तदा मतलब शुरुआत इन्होंने शायरी की नोहे और सलाम से की थी और फिर गज़ल की तरफ माइल हुए थे। अगला पॉइंट है कि अमानत के वालिद और इस अहद के मशहूर मरसिया गो दिलगीर में गहरे मुरासिम थे। तो एक एक चीज़ समझते चलिए और स्लो, इतना जल्दबाजी भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आराम से पढ़िए।
अमानत के वालिद और इस अहद के मशहूर मरसिया गो दिलगीर में गहरे मरासिम थे। अगला पॉइंट है कि अमानत के वालिद ने बेटे आगा हसन यानी कि अमानत जो थे उनके वालिद ने बेटे आगा हसन को दिलगीर की शागिर्दगी में दिलगीर जो थे इनकी शागिर्दगी में दे दिया था। किसको? आगा हसन को। किसने दे दिया था? इनके वालिद साहब ने। तो ये लाइन आप समझ गए होंगे कि जो आगा हसन जो थे इनके वालिद साहब ने आगा हसन को दिलगीर की शागिर्दगी में दे दिया था। किसको? आगा हसन को दे दिया था दिलगीर की शागिर्दगी में। अब दिलगीर ने ही आगा हसन का तखल्लुस अमानत तजवीज़ किया था। अब पूछा जा सकता है ये कि आगा हसन का जो तखल्लुस है अमानत, ये जो इनका तखल्लुस है अमानत, ये किसने तजवीज़ किया था? तो इनके जो उस्ताद थे, चूँकि ये दिलगीर के शागिर्द थे, इनके जो वालिद साहब थे इन्होंने इनको दिलगीर के हवाले कर दिया था। कहा था कि तुम जो है दिलगीर को उस्ताद मानो और तुम शागिर्द हो जाओ। तो ये अमानत शागिर्द थे दिलगीर के। तो दिलगीर ने ही अमानत जो तखल्लुस था इनका वही तजवीज़ किया था। तो अब ये प्रश्न आ जाए तो तुरंत कर दीजिएगा आप लोग कि जो आगा हसन थे उनका जो तखल्लुस था अमानत, ये जो तखल्लुस इनका अमानत था ये किसने तजवीज़ किया था? तो आप सभी लोग ये बता दीजिएगा कि इनके जो उस्ताद थे दिलगीर, इन्होंने ही इनका ये तखल्लुस तजवीज़ किया था। तो अगला पॉइंट है कि अमानत ने बाद में अपना तखल्लुस बदल कर उस्ताद रख लिया। ऊपर आपने देखा ना कि पहले अमानत था और बाद में उस्ताद। तो वही अमानत जो था ये दिलगीर ने तजवीज़ किया था, लेकिन बाद में आगा हसन ने क्या कर दिया कि अपना तखल्लुस बदल दिया, चेंज कर दिया और क्या रख दिया? उस्ताद। तो अगला पॉइंट है कि अमानत की ज़ुबान 30 बरस की उम्र में किसी मर्ज़ की वजह से बंद हो गई। इसमें ये नहीं लिखा है कि कौन सी मर्ज़ ऐसी हो गई, लेकिन किसी मर्ज़ की वजह से इनकी ज़ुबान बंद हो गई। अमानत मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए इराक़ 1260 हिजरी में गए थे। पूछा जा सकता है कि अमानत जो थे आगा हसन वो इराक़ कब गए थे? तो 1260 हिजरी में गए थे। क्या करने गए थे? मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए गए थे। ठीक है। तो अमानत, फिर अगला पॉइंट है अमानत एक रोज़ हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पर, अमानत एक रोज़ मतलब एक दिन हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पर दुआ मांग रहे थे। आखिर ज़ुबान जो तकरीबन 10 साल से बंद थी यकायक खुल गई। अचानक इनकी ज़ुबान खुल गई। कब खुल गई? जब ये हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पर दुआ मांग रहे थे। कौन? अमानत, यानी कि आगा हसन अमानत लखनवी। ये हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पर दुआ मांग रहे थे और उसी समय अचानक जो है यकायक इनकी ज़ुबान जो 10 साल से बंद थी तकरीबन वो खुल गई। फिर है अगला पॉइंट कि इराक़ के सफ़र से वापस आने के बाद, इराक़ के सफ़र से वापस आने के बाद अमानत को मर्शिया गोई से काफ़ी रग़बत हो गई। मतलब जब ये वापस आए इराक़ से तो उसके बाद इनका थोड़ा सा मन मर्शिया गोई की तरफ हो गया। दिलचस्पी इनकी मर्शिया की तरफ बढ़ गई। फिर अमानत के कलाम में मर्सिये की तादाद सबसे ज़्यादा है। अमानत के कलाम में मर्शिये की तादाद सबसे ज़्यादा है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है आपका, इस लाइन को आप दोबारा पढ़िएगा। अमानत के कलाम में मर्शिये की तादाद सबसे ज़्यादा है। फिर अगला पॉइंट कि अमानत ने एक वासौख्त 300 बंदों का तसनीफ़ किया है। 300 बंदों का तसनीफ़ किया था, जिसकी बुलंद ख्वानी 1263 हिजरी में एक जलसे में हुई थी। ठीक है। कुल मिलाकर के अमानत जो आगा हसन अमानत लखनवी थे ये 44 साल की उम्र में इंतकाल हो गए थे। लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी और इनका तखल्लुस था अमानत। बाद में इन्होंने चेंज कर लिया खुद अपने से और उस्ताद रख लिया तखल्लुस। और इनके दिलगीर जो थे इनके उस्ताद, उन्होंने ही अमानत तखल्लुस इनका
तजवीज़ किया था। और जो है अचानक किसी मर्ज़ की वजह से इनकी ज़ुबान 30 साल की उम्र में बंद हो गई और इसीलिए ये जो है इराक़ गए 1260 हिजरी में इराक़ गए मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए। और एक दिन जब ये हज़रत इमाम हुसैन की ज़ियारत कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे रोज़े पर उनके, तो अचानक इनकी जो 10 साल से ज़ुबान बंद थी वो अचानक एकाएक खुल गई। ठीक है, तो यही इनका जो है इनके बारे में खुलासा है। अगला फिर पॉइंट पढ़िए, अमानत लिकनत की वजह से खाना नशी हो गए थे, खाना नशी हो गए थे। अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अगले पेज पे है पहला पॉइंट कि आगा हसन अमानत लखनवी उर्दू के बाकायदा पहले ड्रामा निगार थे। बाकायदा पहले ड्रामा निगार, जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि बाकायदा पहले ड्रामा निगार, तब आगा हसन अमानत लखनवी का नाम लिया जाएगा। बाकायदा, ये पूरा लिखा होना चाहिए सवाल में, बाकायदा पहले ड्रामा निगार, तब नाम इनका आएगा आगा हसन अमानत लखनवी का। तो अगला पॉइंट है, अमानत के दीवान में एक इश्किया ख़त मसनवी की हैयत में है। पूछा जा सकता है कि जो है मसनवी की हैयत में क्या है अमानत के दीवान में, तो आप कहेंगे एक इश्किया ख़त है, एक इश्किया ख़त है जो मसनवी की हैयत में है। फिर है कि अमानत ने सिर्फ यही एक ड्रामा यानी इंद्रसभा तख्लीक किया है। अमानत ने सिर्फ यही एक ड्रामा, कौन सा, यही इंद्रसभा, यही तख्लीक किया है। तो अगला पॉइंट है कि अमानत ने इंद्रसभा का जो तवील मुकदमा तशरीह इंद्रसभा के नाम से लिखा है वो नस्र निगारी का बेहतरीन नमूना है। ये जान लीजिए कि अमानत ने इंद्रसभा का जो तवील मुकदमा तशरीह इंद्रसभा, ये तवील मुकदमा लिखा है अमानत लखनवी ने, तशरीह किस नाम से, तशरीह इंद्रसभा के नाम से, और ये क्या है, नस्र निगारी का बेहतरीन नमूना है। फिर अगला पॉइंट है कि अमानत लखनवी का ज़माना वाजिद अली शाह का ज़माना है। वाजिद अली शाह का ज़माना है। अमानत लखनवी का ज़माना वाजिद अली शाह का ज़माना है। फिर आते हैं इंद्रसभा के बारे में कुछ जानते हैं। अभी खुलासा हम नहीं बता रहे हैं आपको, खुलासा इसके बाद बताएंगे। इंद्रसभा के बारे में देखिए कि जो है क्यों लिखी इन्होंने, कैसे लिखी, क्या कारण था, कब इन्होंने लिखा, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा देखते हैं। इंद्रसभा, आगा हसन अमानत लखनवी ने हाजी मिर्ज़ा आबिद अली, इस नाम को आप याद रखिएगा, आगा हसन अमानत लखनवी ने हाजी मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर, किसकी फरमाइश पर, मिर्ज़ा आबिद अली, मिर्ज़ा आबिद अली की फरमाइश पर एक मंजूम ड्रामा इंद्रसभा के नाम से 1268 हिजरी मुताबिक 1852 ईस्वी को वाजिद अली शाह के अहद में लिखा था। अहद मतलब ज़माने में, वाजिद अली शाह के ज़माने में इन्होंने लिखा था। कब लिखा था, 1268 हिजरी में लिखा था। अगर ईस्वी में कहा जाए तो 1852 ईस्वी में लिखा था। किसकी फरमाइश पर लिखा था, तो मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा था। ये एक मंजूम ड्रामा था इंद्रसभा, किसका था, आगा हसन अमानत लखनवी। ठीक है, ये लाइन आप समझ गए होंगे। फिर अगला है, ड्रामा इंद्रसभा पहली बार 1270 हिजरी मुताबिक 1854 में खेला गया, लिखा गया 1852 में, सॉरी 1852 में, और खेला गया कब, 1854 में। लिखा गया 1852 में, खेला गया 1854 में, यानी स्टेज पर पेश किया गया। ठीक है, पहली बार ये स्टेज पर कब पेश किया गया, 1854 में। लिखा कब गया था, 1852 में। तो हर चीज़, हर पॉइंट को देखते रहिए। फिर इंद्रसभा पहली बार 1271 हिजरी मुताबिक 1855 में शेख रज्जब अली की फरमाइश पर मतबा मोहम्मदी लखनवी में शाया हुआ। ये पहली बार कब शाया हुआ, 1855 में शाया हुआ। अब यहीं से याद कर लीजिए, 52 में लिखा गया, 54 में खेला गया, 55 में शाया हुआ। ठीक है, हिजरी अगर पूछा जाए तो 1268 हिजरी में लिखा गया, 1270 हिजरी में ये खेला गया, और 1271 हिजरी में शाया हुआ। तो अगला पॉइंट है कि
नाकदेन ने इंद्र सभा को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा तस्लीम किया है। बाज़ाब्ता ड्रामा, ये बाज़ाब्ता ड्रामा, पहला बाज़ाब्ता ड्रामा। नाकदेन ने इंद्र सभा को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा तस्लीम किया है। ये लाइन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अहम है। फिर अगला पॉइंट है कि इंद्र सभा एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा है। ऊपर हमने आपको बताया था ये मंजूम ड्रामा है जो मुकम्मल है। इंद्र सभा एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा है जिसके मुकालमे भी मंजूम हैं। इस तमाम नज़म को इस दौर की मकबूल आम रागनियों में अदा किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमने कल बताया था आपको कि ड्रामा क्या है। तो ड्रामा करके दिखाना है, मतलब करके दिखाया गया, स्टेज पर इसको पेश किया गया और करके दिखाया गया। तो इंद्र सभा क्या है? एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा है जिसके मुकालमे भी मंजूम हैं। इस तमाम नज़म को इस दौर की मकबूल आम रागनियों में अदा किया गया है। तो अगला पॉइंट है कि इंद्र सभा के जवाब में पूछा भी जाता है कि किसके जवाब में क्या लिखा गया। तो इंद्र सभा के जवाब में कई इंद्र सभाएं लिखी गईं। इंद्र सभा के जवाब में कई इंद्र सभाएं लिखी गईं। हालांकि ड्रामे के नाम के तौर पर सबसे पहले लफ्ज़ इंद्र सभा का इस्तेमाल आगा हसन अमानत लखनवी ने अपने ड्रामे के नाम के लिए किया था। ठीक है, बाद में हर ड्रामे को इंद्र सभा कहा जाने लगा। शुरुआत आगा हसन अमानत लखनवी के ही ड्रामे से हुई, इंद्र सभा से हुई। इन्होंने ही सबसे पहले इंद्र सभा का नाम लिया था। किन्होंने? आगा हसन अमानत लखनवी ने। तो इन्हीं के दारोमदार इन्हीं के ऊपर जाएगा ना। आगा हसन अमानत लखनवी, इन्होंने ही अपने इस ड्रामे के नाम के लिए किया था। इंद्र सभा का इस्तेमाल, लफ्ज़ जो इंद्र सभा है इसका इस्तेमाल अमानत लखनवी ने ही किया था अपने ड्रामे सबसे पहले में। ठीक है, बाद में जो ड्रामा बनने लगा और भी ड्रामे जो बाद में आए उनका भी नाम इंद्र सभा कहा गया, उनको भी कहा गया कि ये भी इंद्र सभा है। सबसे पहला तो यही था आगा हसन अमानत लखनवी का, सबसे पहले इंद्र सभा का इस्तेमाल इन्होंने ही किया था। तो अगला पॉइंट है कि इंद्र सभा में 15 गीत हैं। ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इंद्र सभा में कितने गीत हैं। तो इंद्र सभा में 15 गीत हैं। फिर आगे इन्होंने क्या कहा है? डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा ने लिखा है कि इंद्र सभा जब लखनऊ में खेली गई तो लोगों ने इस नई चीज़ को बहुत पसंद किया। क्योंकि उस समय पहला था, उस समय का ये पहला था और बिल्कुल नया था, इसलिए लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। किसको? इंद्र सभा को। जब ये पहली बार लखनऊ में खेला गया था तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि ये पहली बार था और नया चीज़ था, नई चीज़ थी ये। तो फिर है आगे कि हर तरफ इसका चर्चा होने लगा, हर तरफ इसका चर्चा होने लगा। इसने हमारे ड्रामाई अदब को स्टेज का रास्ता दिखाया, ड्रामाई अदब को स्टेज का रास्ता दिखाया। सारा दारोमदार यही आगा हसन अमानत लखनवी के इस ड्रामे यानी इंद्र सभा को ही दिया जाता है। और वक्त की शाहरा पर ऐसी मशाल जलाई जिसकी रोशनी में उर्दू ड्रामे और थिएटर का कारवां चल पड़ा। कितना जो है अहम इसको माना गया है इंद्र सभा को, समझते चलिए आप। फिर अगला पॉइंट कि आगा हसन अमानत के इस ड्रामे में इंद्र की सभा का तस्वुर, जो इस कहानी का बुनियादी तस्वुर है और जिस पर पूरा किस्सा तामीर हुआ है, हिंदू द्योमाला से लिया गया है। पूछ सकता है ये हिंदू द्योमाला, याद रखिएगा, हिंदू द्योमाला से लिया गया है, जो उस वक्त अवामी किस्से की हैसियत इख्तियार रखता था, जो उस वक्त अवामी किस्से की हैसियत इख्तियार रखता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंद्र सभा के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए हमने इसको बताया।
हमने कहा कि आपको छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी इंद्र सभा, जो आगा हसन अमानत लखनवी की इंद्र सभा है ड्रामा, इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी हों, चाहे बड़ी हों, चाहे अहम हों, सब कुछ हम बताएंगे आपको। तो चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पर इंद्र सभा जो ड्रामा है उसका हम खुलासा आपको बताएंगे। देखिए खुलासा, कि खुलासा में है कि इंद्र सभा जो था ये किस्सा वहाँ से शुरू होता है कि जब राजा इंद्र की सभा मनकद होती है। ठीक, राजा इंद्र की सभा मनकद होती है। राजा इंद्र सभा में आने के बाद परियों को गाने और रक़स करने का हुक्म देता है। राजा इंद्र जब सभा में आता है तो वो परियों को गाने और रक़स करने का हुक्म देता है। चुनांचा एक पुखराज परी थी, तो पुखराज परी और नीलम परी और लाल परी ये क्या करी, बारी बारी से आकर मुख्तलिफ चीज़ें गाने और नाचने के बाद ये तीनों परियां बारी बारी से आईं और मुख्तलिफ कुछ चीज़ें अपना जो भी किया वो गाया, और नाचने के बाद राजा की बगल में कुर्सी पर बैठ जाती हैं। राजा के बगल में कुर्सी पर बैठ जाती हैं। आखिर में सब्ज़ परी, तो पहले कौन आई थी, पुखराज परी, फिर नील परी और फिर लाल परी, उसके बाद अंत में आई आखिर में सब्ज़ परी। अब ये जब सब्ज़ परी आई तो सभा में गाने आती है सब्ज़ परी, तो राजा को नींद आ जाती है। जो राजा इंद्र थे वो बैठे थे, तो वो जब आए सभा में और सभी परियों को उन्होंने कहा कि आओ अब बारी बारी से नाचो गाओ, तो पुखराज परी, नीलम परी और लाल परी ये तीनों लोग आई बारी बारी से और गाया, और जो भी उन्होंने अपना किरदार किया, नाचा गाया। उसके बाद राजा के बगल में कुर्सी लगाकर बैठ गई, और सबसे आखिर में सब्ज़ परी आती है सभा में और गाने लगती है। तो राजा को नींद आ जाता है उस समय, और वह अपने तख्त पर सवार हो जाता है। जब राजा को नींद आता है तो अपने तख्त पर सवार हो जाता है। सब्ज़ परी अब बाग में जाकर काले देव से गुलफाम को उठा लाने को कहती है। जब राजा इंद्र सो जाता है, अपने तख्त पर चला जाता है, तो ये जो सब्ज़ परी अंत में आती है आखिर में, वो बाग में जाकर के काले देव से क्या कहती है, गुलफाम को उठा लाओ, जिसे रास्ते में अख्तर नगर के लाल महल की छत पर सोता हुआ देखकर इस पर आशिक हो गई थी। अच्छा, अख्तर नगर के लाल महल में ये जो गुलफाम था ना, जिसको सब्ज़ परी उठाने के लिए कहती है, सब्ज़ परी उठाने के लिए कहती है किससे, काले देव से कहती है कि जाकर जाओ और गुलफाम को उठा लाओ। और ये गुलफाम है कौन, ये गुलफाम जो है अख्तर नगर के लाल महल की छत पर सो रहा था। तब जो है सब्ज़ परी ने इसको देखा था और इस पर आशिक हो गई थी, और अपना छल्ला जो है इसको पहना आई थी सब्ज़ परी। फिर जो है काला देव इसे सोता हुआ उठा लाता है। काला देव, चूँकि सब्ज़ परी ने काला देव से कहा था कि जाकर गुलफाम को उठा लाओ, तो काला देव क्या करता है कि गुलफाम को उठा लाता है। फिर आगे देखिए कि सब्ज़ परी जब नींद से उसे जगाती है, सब्ज़ परी जब नींद से उसे जगाती, किसे, गुलफाम को, तो जागने के बाद उसने क्या देखा, अजनबी लोगों को देखा और अजनबी मुकाम को देखा, अजनबी लोगों को देखा और अजनबी जगह को देखा। और देखकर गुलफाम क्या हुआ, देखकर बहुत घबरा गया। सब्ज़ परी उसे तसल्ली देती है। सब्ज़ परी कहती है कि घबराओ ना, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम आपको लेकर आए हैं, हम आप पर आशिक हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो उठवा लाई काले देव से कहकर गुलफाम को। तो आगे है कि एक दूसरे का तारुफ होता है, एक दूसरे को देखते हैं। तो सब्ज़ परी इसे बताती है, क्या बताती है कि राजा इंद्र की सभा में नाचना गाना इसका काम है। सब्ज़ परी सही बात उसको बताती है, किसको, गुलफाम को,
कहती है राजा इंद्र की सभा में हमारा यही काम है, हम नाचते गाते हैं, और आपको हमने देखा था लाल महल की छत पर सो रहे थे, तो हमको आप पसंद आ गए, हम आपसे इश्क करने लगे, और इसीलिए हमने काले देव से कहा कि गुलफाम को ले आइए, तो आपको काला देव लेकर आया है, और अब आपसे हम प्यार करते हैं, और ऐसी ऐसी बात है। इंद्र सभा के राजा जो इंद्र थे उनकी सभा में हम नाचते गाते हैं। मतलब जो सब्ज परी थी उसने सारी कहानी अपनी बताई। फिर इजहार इश्क करती है। ठीक, शहजादा गुलफाम उसके इश्क को इस शर्त पर कबूल करने को तैयार होता है कि वह उसे इंद्र की सभा दिखलाए। अच्छा, शहजादा जो गुलफाम होता है वो भी उससे इश्क करने लगता है। ठीक है, हम आपसे भी इश्क करेंगे, लेकिन हमको वो दिखाओ इंद्र की सभा। उसने कहा सब्ज परी से कि हमको इंद्र की सभा दिखलाओ, जिसका उसने दुनिया में बहुत नाम बताया था। किसने बताया था? सब्ज परी ने बहुत तारीफ की थी उसकी ना, तो उसने नाम सुना था इंद्र सभा की, तो उसने कहा कि हमको इंद्र सभा दिखाओ। किसने कहा? गुलफाम ने कहा भाई। फिर अगला है कि सब्ज परी वहाँ के खतरात से आगाह करते हुए, सब्ज परी उसको बताती है कि यहाँ पर इतने इतने खतरे हैं, और उसको बताते हुए, खतरों को पहले से ही उसको बता दिया, और बताते हुए कहती है कि अब आप यहाँ से जाओ। हाँ, कहती है कि आगाह करते हुए कहती है वहाँ जाने से मना करती है। कहती है कि वहाँ आप ना जाइएगा। कहाँ? इंद्र सभा में। वहाँ आप ना जाइएगा, वहाँ मना करती है जाने से, और ख़तरा बताती है कि वहाँ ठीक नहीं है जाना, आपका अच्छा नहीं है। वो उससे प्यार करती थी, वो इश्क करती थी, तभी उसको बचाना चाहती थी, और इसीलिए उसने कहा कि वहाँ आप ना जाइए। लेकिन देखिए आगे क्या है कि लेकिन शहजादा जिद करता है, कहता नहीं हम जाएंगे। यहाँ तक कि गला काट कर मिर्ज़ा ने मर जाने की धमकी, गला काट कर मर जाने की धमकी देता है। कहता है कि नहीं हम वहाँ जाएंगे, और नहीं लेके जाओगी तो हम अपना गला काट कर मर जाएंगे। आखिरकार सब्ज परी मजबूर होकर इसे इंद्र की सभा में ले जाती है। गुलफाम को इंद्र की सभा में ले जाती है। इतनी बढ़िया कहानी टाइप का है ये कि याद हो जाया करता है। देखिए आखिरकार गुलफाम जब कहता है कि नहीं हमको जाना है, किसी भी हालत में जाना है, नहीं तो हम अपना गला काट कर मर जाएंगे, तो क्या करती है सब्ज परी? मजबूर हो जाती है और इसको इंद्र की सभा में ले जाती है। वहाँ सब्ज परी पर सबकी आँख बचाकर, सब्ज परी सबकी आँख बचाकर इसे पेड़ों की आड़ में छुपा देती है। पेड़ों की आड़ में छुपा देती है। कहती है यहीं आप छुपे रहो, और खुद नाचने गाने में मसरूफ़ हो जाती है, अपना काम करने लगती है। उसके बाद में जब गुलफाम पेड़ों की छांव में आड़ में छुपा रहता है, तो इत्तफाकन लाल देव गुलफाम को पेड़ों की आड़ में छुपा हुआ देख लेता है। लाल देव देख लेता है। लाल देव, ये लाल देव लिखा हुआ है ना। लाल देव क्या करता है कि गुलफाम को जो है पेड़ों की आड़ में छुपा हुआ देख लेता है। अब आप कहेंगे लाल देव लेकर आया था। लाल देव नहीं लाया था भाई गुलफाम को। गुलफाम को काला देव लेकर आया था। काला देव लेकर आया था, और सब्ज परी छुपते छुपाते हुए उसको इंद्र सभा में लाती है उसके जिद करने पर, लेकिन एक पेड़ की आड़ में छुपा देती है, और वहीं पर लाल देव जो होता है एक दूसरा देव, वो देख लेता है। फिर राजा को खबर करता है। वह बहुत गजबनाक होता है। राजा को खबर करता है, बहुत गजबनाक होता है, क्योंकि परिस्तान में इंसान नहीं आ सकता। ये परिस्तान था, राजा इंद्र की सभा जो थी वो परिस्तान थी, और वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आ सकता था। सारी हकीकत मालूम कर लेने के बाद गुलफाम को काफ के अंधे कुएं में कैद करने, अच्छा, गुलफाम को काफ के अंधे कुएं में कैद करने और सब्ज परी को बालों पर नोच कर, सब्ज परी की जो है वो बाल और पर नोच कर सभा से निकाल दिए जाने का हुक्म देता है। कौन? राजा इंद्र। कहता है कि इस गुलफाम को जाओ काफ के अंधे कुएं में कैद कर दो, और सब्ज परी का बाल और ये सब जो है नोच लेता है, और कहता है कि जाओ भागो यहाँ से, भगा देता है, निकाल देता है अपने सभा से। उसके बाद में सभा से निकाले जाने के बाद सब्ज परी जोगन का भेष बनाकर
जोगन का भेष बना लेती है और गुलफाम की तलाश में इधर उधर दरबदर भटकने लगती है और गीत गाने लगती है। हमने कहा ना इंद्र सभा में 15 गीत हैं, गीत गाने लगती है और भटकती फिरती है। काला देव राजा इंद्र को खबर देता है, क्या खबर देता है कि परिस्तान में एक जोगन आई है जो हुस्न व जमाल में यकता होने के साथ साथ गाने में भी बेमिसाल है। अब वो चूंकि भेष बदल लेती है एक जोगन का, तो काला देव जब इसको देखता है तो जाकर इंद्र को बताता है कि एक जोगन आई है, वो खूबसूरत भी है और गाने भी अच्छा गाती है। तो इसके बाद में फिर चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर जब काला देव इंद्र को बताता है, राजा इंद्र को, कि एक जोगन आई है और वो खूबसूरत भी है और अच्छे गाने भी गाती है, तो क्या करता है राजा इंद्र कि ये चूँकि राजा इंद्र जो था वो गाने का रसिया था, इसने क्या किया कि राजा इंद्र ने इसे फौरन सभा में लाने का हुक्म दिया, कहा कि जाओ उसको सभा में बुला कर लाओ। फिर वहाँ राजा की फरमाइश पर वो गाना सुनाती है, सभा में उसको बुलाया जाता है उस जोगन को, और जोगन वही रहती है सब्ज परी, क्योंकि उसी ने तो भेष बदल लिया था। तो काला देव बताया, तब फिर जो है राजा इंद्र ने उसको अपने सभा में बुलवाया और फिर कहा कि गाना गाओ। वहाँ राजा की फरमाइश पर वो गाना सुनाती है। राजा खुश होकर इसे, तो गाना ये इतना अच्छा गाती है कि राजा खुश होकर इसे गिलोरियाँ देता है, जिसे लेने से इनकार कर देती है और फिर अगला गाना शुरू कर देती है। ये सब्ज परी जोगन के रूप में जो आती है, राजा फिर इसे हार देता है, राजा फिर इसे हार देता है। लेकिन चूंकि ये कुछ और चाहती थी ना, वो अपना मुँह मांगा इनाम चाहती थी, चूंकि ये वही सब्ज परी थी जोगन के भेष में थी, तो ये हार और गुलेरियाँ ये सब नहीं चाहती थी, ये अपना मुँह मांगा इनाम चाहती थी। दूसरा कुछ मैं बताता हूँ, अभी आगे है। राजा मुँह मांगा इनाम देने का वादा कर लेता कि हम आपको आपका मुँह मांगा इनाम देंगे। तभी जोगन गुलफाम को मांग लेती है। पता चल गया होगा आपको कि ये जोगन नहीं, ये सब्ज परी थी। सब्ज परी ही जोगन के रूप में भेष में आई थी और ये चाहती थी कि हमको, राजा इतना खुश हो जाए हमसे कि हम उससे जो मांगे मेरा मुँह मांगा इनाम दे। आखिर में अंत में राजा जो था इंद्र, वो इतना खुश हो गया कि उसने वादा कर लिया कि हाँ ठीक है, हम आपको आपका मुँह मांगा इनाम देंगे। और अंत में इसने क्या किया कि जोगन ने गुलफाम को ही मांग लिया। तो अब राजा पहचानता है कि ये तो सब्ज परी है। राजा पहचान गया कि ये तो सब्ज परी है, अपनी गलती पर पछताता है, लेकिन वादा कर लेने की वजह से गुलफाम को सब्ज परी के हवाले करने का हुक्म देता है। क्योंकि वादा कर लेता है कि हाँ ठीक है हम देंगे, लेकिन अब जब बाद में इसको पहचान गया कि ये जोगन नहीं है, ये सब्ज परी है, तो अब जब पहचान गया तो पहचान गया, लेकिन चूंकि ये अपने ज़बान से हटता नहीं है कि हमने चूंकि वादा किया है कि मुँह मांगा इनाम देंगे। ये राजा था भाई, राजा की ज़ुबान की वैल्यू होती है। तो इसने क्या किया कि सब्ज परी के हवाले करने का हुक्म दे दिया गुलफाम को। फिर काला देव गुलफाम को कुएं से निकाल कर सब्ज परी के हवाले करता है, सब्ज परी के हवाले कर देता है। दोनों एक दूसरे से आयाम जुदाई के हालात दरियाफ्त करते हैं। फिर सब्ज परी गुलफाम के गले में बाहें डालकर और तमाम परियों को साथ लेकर मुबारकबाद गाती है और यही ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरा जो ड्रामा था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही दिलचस्प था। मुझे तो याद हो गया पूरा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भी याद हो गया होगा। अब किरदारों की तरफ देखते हैं। किरदारों की शिनाख्त पूछ लिया जाता है किरदारों के बारे में। देखिए पहला पॉइंट है कि इंद्र सभा में कुल 8 किरदार हैं। इंद्र सभा में कुल 8 किरदार हैं, 8, जिनमें 4 परियों के किरदार हैं। हमने आपको बताया था 4 परियों के नाम, लाल परी और सब्ज परी, ठीक है, और 2 परियां और थीं। फिर है अगला पॉइंट कि राजा इंद्र सभा में मनकत करता है। राजा इंद्र सभा मनकत करता है और जिसके सभा में परियां रक़स करती हैं। गुलफाम देखो, गुलफाम जिस पर सब्ज परी अख्तर नगर के लाल महल की छत पर सोता हुआ देखकर आशिक हो गई थी।
वही तो गुलफाम है जो अख्तर नगर के लाल महल के छत पर सो रहा था गुलफाम, और इसको देखकर सब्ज परी आशिक हो गई थी। फिर है कि सब्ज परी राजा इंद्र की सभा की रकासा और गुलफाम की माशूका थी, जो गुलफाम के लिए जोगन बनकर दर बदर भटकती थी और गीत गाती थी। ठीक है। फिर है कि सब्ज परी का किरदार तमाम परियों में सबसे अहम है। अब अहम इसलिए है कि ये हीरोइन है और गुलफाम हीरो है। ठीक है, इसीलिए अहम है। तो अगला है ये पुखराज परी, नीलम परी, लाल परी, ये 3 परियां हो गई और एक है सब्ज परी। तो 4 परियों की कहानी है। जो ड्रामा इंद्र सभा है उसमें 4 परियां हैं। ये तीनों भी राजा इंद्र की सभा की रकासाएँ थीं। ये तीनों मतलब नाचती गाती थीं, और जो सब्ज परी थी वो भी नाचती गाती थी। काला देव, देखो काला देव का नाम आया। इसका नाम इसलिए आया क्योंकि इसी ने गुलफाम को उठाया था, जो सब्ज परी के कहने पर गुलफाम को सोते में उठा लाया था। अब लाल देव का भी नाम आएगा क्योंकि इसने गुलफाम को पेड़ के पीछे छुपे हुए देख लिया था। लाल देव जो राजा इंद्र को गुलफाम के बारे में बताता है कि यहाँ एक इंसान आ गया है और छुपा हुआ है। अब है अगला पॉइंट कि अगला ये हेडिंग है कि इंद्र सभा के मुतालिक मुख्तलिफ आरो ख्यालात, ये भी ज़रूरी हैं। ज़रूरी क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, अमानत ने इस खला को इस तरह पर कर दिया कि गोया इस वक्त ड्रामा की देवी जाग उठी, और बहुत से दूसरे शायरों ने अमानत की तकलीद में इंद्र सभाएँ लिखी। हमने कहा ना कि सबसे पहला जो मंजूम ड्रामा था वो इंद्र सभा ही था, और इंद्र सभा का लफ्ज़ सबसे पहले आगा हसन अमानत लखनवी ने ही इस्तेमाल किया था, और इनके बाद ही जितने भी ड्रामे आए सबको यही कहा गया, इंद्र सभा। तो ये एहतशाम हुसैन ने कहा था। पहला जो पॉइंट है ये एहतशाम हुसैन ने कहा था। फिर दूसरा है कि इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक की बेरवायत की अंगड़ाई थी और राजा गोपी चंद मगरिबी ज़ोक की तकलीद थी। ये भी एहतशाम हुसैन ने ही कहा। इसको फिर से पढ़ते हैं कि ये पॉइंट जो है कि इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक की बेरवायत की अंगड़ाई थी और राजा गोपी चंद्र मगरिबी ज़ोक की तकलीद थी। ये भी एहतशाम हुसैन ने कहा है। तो जो कुछ मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट आरो ख्यालात थे इंद्र सभा के बारे में वो हमने आपको बताया। इंद्र सभा का खुलासा हमने आपको बताया। इंद्र सभा के किरदारों को हमने आपको बताया। इंद्र सभा को लिखने वाले जो आगा हसन लखनवी थे उनके बारे में आपने देखा, उनके जीवन के बारे में देखा, उनकी पैदाइश कब हुई, उनका इंतकाल कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके वालिद साहब का क्या नाम था, वो किसके जो है शागिर्द थे, उनके उस्ताद कौन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने देखा। अब अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप उसको तुरंत कर देंगे। तो ये थी जो हमने आपको पढ़ाया। ये एक ड्रामा था, आगा हसन अमानत लखनवी का ड्रामा था इंद्र सभा। तो इंद्र सभा का खुलासा आपने देखा, इंद्र सभा के बारे में आरो ख्यालात देखे, इंद्र सभा के किरदारों को देखा, साथ ही साथ इंद्र सभा किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी ये आपने देखा, और बाकी इंद्र सभा के बारे में जो अहम और भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपने देखा, और आगा हसन अमानत लखनवी के बारे में आपने देखा, उनके जीवन के बारे में, उनकी पैदाइश, उनका इंतकाल, सब कुछ आप देख चुके हैं। तो जो आपके सिलेबस में था आगा हसन अमानत लखनवी की इंद्र सभा जो ड्रामा था ये आपने पूरा देखा। तो यहाँ मैं क्लास को ख़त्म करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।